जैन फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट। काफी टाइम से डिमांड आ रही थी कि सर आप बिल कब स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिल की। बिल कितने टाइप के होते हैं, किस तरह से इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, किन में प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट की जरूरत होती है या नहीं होती है, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन इन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बिल की डेफिनेशन क्या होती है। अब बिल होता क्या है? बिल बेसिकली में एक लेजिस्लेटिव प्रपोजल है। जब वो एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है, लॉ बन जाता है, एक्ट बन जाता है। फाइन, तो मैं सबसे पहले यहां पे लिख देता हूं डेफिनेशन। बिल का मतलब क्या है? बिल्स आर लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स। Bills are legislative proposals which when accepted becomes law और एक्ट। बताइए, तो जब वो एक्सेप्ट हो जाते हैं, एक्सेप्ट होने का मतलब क्या है? एक हाउस में पास हुआ, दूसरे हाउस में पास हुआ और लास्ट में प्रेसिडेंट साहब ने असेंट दे दी, अपने सिग्नेचर कर दिए, तो वो लॉ बन जाएगा, वो कानून बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। अब मोटे मोटे तौर पे हमारे पास जो बिल होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। तो यूजली और जनरली हमारे पास बिल्स होते हैं 5 टाइप्स के। सो देयर आर, मैं लिख देता हूं यहां पे, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बिल। ठीक है। अब कुछ ऑथर 4 टाइप बोलते हैं, कुछ 5 बोलते हैं। एक्चुअल में जो फाइनेंशियल बिल होता है उसमें टाइप ए और बी आता है, तो मैं उन दोनों को कंसीडर कर रहा हूं। तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया? 5 टाइप्स। कुछ जगह पे आपको 4 टाइप्स मिलेगा, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले जो टाइप होती है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी बिल। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी बिल। तो पहला जो बिल की टाइप है हमारे पास वो है ऑर्डिनरी बिल। सेकंड होता है हमारे पास कैब, दैट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो सेकंड होगा हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और दोस्तों इसको शॉर्ट फॉर्म में कैब के नाम से भी जाना जाता है। कैब, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। क्लियर है? ऑर्डिनरी बिल हो गया, कैब हो गया। थर्ड जो है हमारे पास वो है मनी बिल। थर्ड हमारे पास क्या है? मनी बिल। इसके बाद हमारे पास आता है फाइनेंशियल बिल और फाइनेंस बिल। एक ही बात है। अब ये 2 टाइप के होते हैं। फाइनेंस बिल हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास टाइप ए, कुछ ऑथर इसको टाइप 1 भी लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सेकंड है हमारे पास टाइप बी। सेकंड हमारे पास क्या है? टाइप बी हमारे पास है। तो दोस्तों कुल मिला के अगर मैं इसको भी इंक्लूड कर दूं टाइप बी को, तो टोटल हमारे पास 5 तरह के बिल बन जाते हैं। तो एक हमारे पास कौन सा हो गया? ऑर्डिनरी बिल हो गया। एक हो गया हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। एक हो गया हमारे पास मनी बिल। और फिर हमारे पास आता है फाइनेंस बिल। अब एक काम करते हैं, इनके बारे में मैं आपको बेसिक बता देता हूं, ताकि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड वो आप आसानी के साथ बना पाएं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में। तो सबसे पहले एक आइडिया मैं आपको दे देता हूं कैब के बारे में। तो कैब यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? कैब बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? कैब बोलते हैं। अब पार्लियामेंट के पास एक पावर दे दी गई है एक आर्टिकल में, और वो आर्टिकल है हमारे पास आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 368 की पावर को यूज करके पार्लियामेंट अगर चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है। लेकिन अगर आपको याद हो 1973 का केशवानंदा भारती केस की जजमेंट, वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन को चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो बाकी कुछ भी चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ऐसी पावर कहां दी गई है? तो दोस्तों ऐसी पावर दी गई है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये किस आर्टिकल में है? ये है हमारे पास आर्टिकल 368 में। तो मोटे मोटे तौर पे मैं एक सिंपल सी बात कह सकता हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है वो बेसिकली में किसके साथ डील करता है? आर्टिकल 368 के साथ डील करता है।
क्लियर है, ये हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं। दूसरी बात, सेकंड जो बिल है हमारे पास वो है मनी बिल। सेकंड है हमारे पास मनी बिल। जैसा कि आपको पता है मनी बिल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट बिल, क्योंकि ये मनी से रिलेटेड होता है, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होता है। सारा का सारा जो पैसा होता है वो कहां पे होता है, सीएफआई में होता है। अब देखिए, अब मनी बिल का मतलब ये है कि इसमें मनी बिल जो डील करेगा सिर्फ और सिर्फ उन मैटर के साथ जो किस में लिखे हुए हैं, आर्टिकल 110 में लिखे हुए हैं। ये डील करेगा उन मैटर के साथ, ये डील करेगा उन मैटर के साथ जो आर्टिकल 110 में लिखे हुए हैं। अब आर्टिकल 110 में क्या लिखा हुआ है, जैसे अगर आप देखोगे तो आपको वहां पे मिलेगा इंपोजिशन ऑफ टैक्सेस। तो दोस्तों आपको वहां पर क्या मिलेगा, आपको वहां पर मिलेगा इंपोजिशन ऑफ टैक्सेस। अच्छा, और क्या मिलेगा, आपको वहां पे मिलेगा अल्ट्रेशन ऑफ टैक्सेस, आपको वहां पर मिलेगा अल्ट्रेशन ऑफ टैक्सेस, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ टैक्सेस, रेगुलेशन ऑफ टैक्सेस, ठीक है, आपको वहां पे मिलेगा रिमिशन ऑफ टैक्सेस, आपको वहां पे मिलेगा रिमिशन ऑफ टैक्सेस, आपको वहां पे मिलेगा अबोलिशन ऑफ टैक्सेस, ठीक है। तो आर्टिकल 110 में जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब आपके माइंड में एक डाउट होगा कि सर ये टैक्स से रिलेटेड है, तो भैया आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो मैक्सिमम पैसा होता है वो एक बॉक्स में होता है, और इस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बोलते हैं। अब सिंपल सा फंडा ये है कि भैया अगर मैं टैक्स को इंक्रीज करूंगा तो मेरा जो पैसा है सीएफआई में वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप टैक्स को कम कर देते हो तो मेरा जो पैसा है सीएफआई में वो क्या हो जाएगा, मेरे पास कम हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, तो मनी बिल का मतलब ये है कि इसमें हम वो मैटर डिस्कस करेंगे जो किस में लिखे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 110 में। और इनफैक्ट कुछ ऑथर तो यहां पे लिख भी देते हैं दिस मनी बिल डील्स विद आर्टिकल 110 ओनली। आपको ये वर्ड वहां पे जरूर मिलेगा। क्लियर है। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको मिलेंगे इंपोजिशन ऑफ टैक्सेस, अल्ट्रेशन ऑफ टैक्सेस, रेगुलेशन ऑफ टैक्सेस, रिमिशन ऑफ टैक्सेस, अबोलिशन ऑफ टैक्सेस। बताइए कोई डाउट यहां पे। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको कैब के बारे में आइडिया हो गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मतलब जो आर्टिकल 368 के साथ डील करेगा। मनी बिल का मतलब क्या है, जो किसके साथ डील करेगा, आर्टिकल 110 के साथ। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट बिल के टाइप में, वो है हमारे पास फाइनेंस बिल। नेक्स्ट बिल है हमारे पास फाइनेंस बिल। अभी दो टाइप का होता है। अब देखो टाइप ए में क्या होता है, टाइप ए में क्या होता है, टाइप ए में हमारे पास एक्सपेंडिचर रहेगा प्लस में पॉलिसी रहेगी। इनफैक्ट दोनों में ऐसा है, टाइप ए में भी ऐसा है और टाइप बी में भी ऐसा है, दोनों में है। इन दोनों में क्या है, इन दोनों में एक्सपेंडिचर है, इन दोनों में एक्सपेंडिचर है प्लस में पॉलिसी है, दोनों चीजें हैं। क्या है, एक्सपेंडिचर भी है और प्लस में क्या है, पॉलिसी भी है। अब देखो, अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको यहां पे समझाता हूं। देखो, आपको जैसा कि आपको याद हो तो मैंने आपको बताया कि भैया मैक्सिमम जो पैसा होता है वो एक बॉक्स में होता है, और उस बॉक्स को हम क्या कहते हैं, उस बॉक्स को भैया हम बोलते हैं सीएफआई, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो मैक्सिमम जो पैसा है, मैक्सिमम जो पैसा है वो दोस्तों किस में है, वो है हमारे पास कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। बताइए यहां तक कोई डाउट? थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। तो हमारा जो मैक्सिमम पैसा है वो हमारे पास कहां पे है, सीएफआई में। अब फाइनेंस बिल चाहे टाइप 1 हो या 2 हो या ए हो या बी हो, दोनों में क्या है, एक्सपेंडिचर है। मतलब पैसा निकलेगा कहां से, सीएफआई से। पैसा कहां से निकलेगा, पैसा निकलेगा सीएफआई से। और साथ में क्या रहेगी, पॉलिसी भी रहेगी। साथ में हमारे पास क्या रहेगी, पॉलिसी भी रहेगी। तो सबसे पहले हम यहां पे डिस्कस करते हैं अपना टाइप ए। अब देखो टाइप ए में क्या है, टाइप ए में एक्सपेंडिचर है प्लस में पॉलिसी है। अब देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं, NHAI बिल। सपोज करो एक बिल है, उसका नाम है NHAI बिल।
अब इस बिल में क्या लिखा हुआ है, इस बिल में लिखा हुआ है कि भैया आप हमें 1000 करोड़ रुपए दो। कहां से दो? सीएफआई से। तो क्या होगा, सीएफआई से दोस्तों 1000 करोड़ रुपए आएंगे। सीएफआई से कितना पैसा आ रहा है? सीएफआई से आएगा हमारे पास 1000 करोड़ रुपए, ठीक है। तो सीएफआई से हमारे पास 1000 करोड़ रुपए आएगा। अब ये 1000 करोड़ रुपए क्या है? एक्सपेंडिचर है। तो एनएचएआई कह रहा है कि भाई आप मुझे 1000 करोड़ रुपए दो, तो मैं क्या करूंगा, मैं बनाऊंगा हाईवे, मैं बनाऊंगा हाईवे, मैं बनाऊंगा एक्सप्रेसवे। क्या बनाएंगे? एक्सप्रेसवे। और उसके बाद हम लगा देंगे एक टोल रोड, तो लोग जल्दी पहुंचेंगे, उनको सहूलियत होगी, बिजनेस बढ़ेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, बाद में जब टोल लगा दूंगा तो उसके बाद मैं आपको 2000 करोड़ रुपए वापस कर दूंगा। क्या कर दूंगा? 2000 करोड़ रुपए वापस कर दूंगा। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, टाइप ए में अगर आप ध्यान से देखें तो टाइप ए में हमारे पास एक्सपेंडिचर है, ठीक है, प्लस में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आपको रिटर्न भी मिल रहा है। आप सीएफआई से पैसा तो निकाल रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा पैसा आप सीएफआई में दे रहे हैं या उतना पैसा आप दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं टाइप ए बिल। समझ में आ गया? आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट फॉर द टाइम बिंग एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट, ठीक है भाई। तो टाइप ए में ये हो गया एक्सपेंडिचर। ये पॉलिसी तो है, मतलब आप एक बिल लेके आ रहे हैं, तो ये बिल क्या है? ये भी एक पॉलिसी है, भैया हम पैसे लेंगे आपसे और हम आपको कुछ रिटर्न हम आपको देंगे। इतना क्लियर हो गया? अच्छा अब देखो टाइप बी में क्या होता है। टाइप बी में सिर्फ पैसा निकलेगा। टाइप बी में क्या होगा? सिर्फ पैसा निकलेगा। कहां से? सीएफआई से। लेकिन हम वापस कुछ नहीं करने वाले, वापस हम कुछ नहीं करने वाले। जैसे मान लीजिए एक बिल है, अपने को क्या करना है, एक्स प्रेसिडेंट साहब की सैलरी बढ़ानी है, ठीक है, अपने को एक्स प्रेसिडेंट साहब की जो सैलरी है वो बढ़ानी है, या स्पीकर की सैलरी बढ़ानी है, या प्रेसिडेंट की सैलरी बढ़ानी है। तो अब देखो एक तो पहले फिक्स थी, अब आपने क्या किया, आप बढ़ा रहे हो सैलरी, मतलब आप यहां से ज्यादा पैसा निकाल रहे हो, तो वापस तो कुछ नहीं दे रहे ना। तो ये भी आपके पास क्या है, फाइनेंस बिल है, लेकिन ये दोस्तों किस में आता है, टाइप बी में आता है। ये आता है आपका टाइप बी में। जिसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है वो आता है टाइप ए में, जिसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं होता है वो किस में आता है, आपका टाइप बी में आपके पास आता है। क्लियर है? तो अगर आप देखें तो मैंने आपको 5 टाइप के बिल बताए थे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बता दिया, मनी बिल बता दिया, फाइनेंस बिल, टाइप ए बता दिया, टाइप बी बता दिया। अब सुनिए मेरी बात, अब हमारे पास एक बिल बच जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल, तो ऑर्डिनरी बिल की डेफिनेशन क्या होगी, वो बिल जो ना तो कैब है, ना ही मनी बिल है, ना ही फाइनेंस बिल है। वो बिल जो ना तो कैब है, ना ही मनी बिल है, ना ही फाइनेंस बिल है, वो बिल हमारे पास क्या कहलाता है, ऑर्डिनरी बिल कहलाता है। ठीक है भैया, तो मैं यहां पे लिख दूं, तो इसके बाद मैं यहां पे एक लाइन लिख देता हूं कि जो हमारे पास ऑर्डिनरी बिल होते हैं, अगर आपसे कोई पूछ ले इंटरव्यू में कि भैया आप हमें ये बताओ ऑर्डिनरी बिल क्या होते हैं, तो ऑर्डिनरी बिल का मतलब है दीज आर दोज बिल्स which are neither constitutional amendment bill, ठीक है, nor money bill और nor finance bill, ठीक है। तो वो बिल जो ना तो मनी बिल होगा, ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा और ना ही फाइनेंस बिल होगा, तो वो दोस्तों हमारे पास क्या कहलाता है, वो बिल हमारे पास कहलाता है ऑर्डिनरी बिल। वो बिल हमारे पास क्या कहलाता है, ऑर्डिनरी बिल। वो बिल हमारे पास क्या कहलाता है, ऑर्डिनरी बिल हमारे पास कहलाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपसे कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आपसे पूछा जाता है कि भैया आप हमें ये बताओ बिल क्या होते हैं, तो आप सिंपल वे में कह सकते हैं कि बिल आर दी लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स विच व्हेन एक्सेप्टेड बिकम लॉ। बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग मैंने आपको यहां पे एक आइडिया दे दिया है कि भैया अगर ऑर्डिनरी बिल होगा तो क्या होगा, कैब में क्या होता है, मनी बिल में क्या होता है, फाइनेंस बिल में क्या होता है। इनफैक्ट मैंने आपको इनके आर्टिकल भी आपको लिखवा दिए हैं, ठीक है। कैब में 368 हो गया, मनी बिल में 110 ओनली हो गया, और फाइनेंस बिल में मैंने आपको बता दिया कि भैया दोनों में क्या है, एक्सपेंडिचर भी है, पॉलिसी भी है, एक्सपेंडिचर भी है, पॉलिसी भी है,
लेकिन दोस्तों टाइप ए में क्या है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जबकि हमारे पास जो टाइप बी है उसमें हमारे पास रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है। आइए इसके बाद अब मैं आपको एक चार्ट बना के दे रहा हूं और उस चार्ट को आप याद रखिएगा और जितने भी एमसीक्यू हैं वो सारे के सारे आपके बिल वाले टॉपिक से आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहां पे एक चार्ट बना के दे रहा हूं। अब देखिए 3 बिल की मैं यहां पे बात कर लेता हूं। एक है हमारे पास, जैसा कि आपको पता है, ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, वन वी आर हैविंग ए ऑर्डिनरी बिल। दूसरा बिल मैं यहां पे ले लेता हूं कैब, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और तीसरा दोस्तों मैं यहां पे ले लेता हूं मनी बिल। तीसरा हम यहां पे ले लेते हैं मनी बिल। ठीक है, तो 3 बिल की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। फाइनेंस बिल भी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में अभी तक फिलहाल आप ये समझो। देखो, अच्छा अब ध्यान से सुनना मेरी बात, देख तो रहे हो आप। ठीक है, अब मेरी बात यहां पे आप लोग ध्यान से सुनना। अब देखें, पहला पॉइंट हम यहां पे डिस्कस करेंगे, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड बिफोर इंट्रोडक्शन। अब सुनिए ध्यान से, 3 बिल मैं यहां पे ले रहा हूं, एक ऑर्डिनरी ले रहा हूं, एक कैब ले रहा हूं, एक मनी बिल ले रहा हूं। प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड बिफोर इंट्रोडक्शन, यानी कि ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या आपको प्रेसिडेंट की पहले से परमिशन जरूरत पड़ेगी इंट्रोड्यूस करने के लिए बिल में? तो देखो, ऑर्डिनरी में जरूरत नहीं पड़ती है, कैब में जरूरत नहीं पड़ती है, मनी बिल में आपको जरूरत पड़ेगी। यानी कि प्रेसिडेंट की जो रिकमेंडेशन होती है बिफोर इंट्रोडक्शन वो जरूरी होती है। दूसरी बात, क्या आप इन बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हो? ठीक है, क्या आप इन बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हो? देखिए ध्यान से, तो सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। ऑर्डिनरी बिल लोकसभा में करना चाहो लोकसभा में कर लो, राज्यसभा में करना चाहो राज्यसभा में कर लो। कैब जो है, कैब भी आप किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जो मनी बिल होता है, मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन दी राज्यसभा, इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन दी लोकसभा। तो मनी बिल कहां पे इंट्रोड्यूस होता है आपका? लोकसभा में। इतना क्लियर हो गया? उसके बाद देखिए, पासिंग फ्रॉम दी राज्यसभा इज मैंडेटरी और नॉट। तो मैं यहां पर डिस्कस करता हूं कि भाई इन बिल का राज्यसभा से पास होना, राज्यसभा का पास होना मैंडेटरी है या नहीं है। ठीक है, अब सुनिएगा बात ध्यान से। जो ऑर्डिनरी बिल होता है राज्यसभा में पास होना जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी पास होना जरूरी है। इनफैक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है ये लोकसभा में अलग से और राज्यसभा में अलग से सर्वसम्मति से पास हो जाने चाहिए। ठीक है, अच्छा जो मनी बिल है, मनी बिल का राज्यसभा में पास होना बस एक फॉर्मेलिटी होती है, ज्यादा पावर नहीं है राज्यसभा की इन केस ऑफ मनी बिल। उसके बाद क्या डेडलॉक हो सकता है? कैन देयर बी डेडलॉक? कैन देयर बी डेडलॉक? अब ये डेडलॉक क्या होता है? डेडलॉक का सीधा सीधा मतलब दोस्तों ये है कि भैया एक हाउस हमारे पास एग्री हो गया है और जो दूसरा हाउस है वो हमारे पास एग्री नहीं है। तो देखो, ऑर्डिनरी बिल में क्या डेडलॉक हो सकता है? यस, हो सकता है। क्यों? ये कहीं पे भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो आप। देखो, लोकसभा में करना चाहो लोकसभा में, राज्यसभा में करना चाहो राज्यसभा में। तो ऐसा हो सकता है एक हाउस पास कर दे दूसरा ना करे, एक हाउस पास कर दे दूसरा ना करे, तो डेडलॉक हो सकता है। ठीक है, अच्छा कैब में क्या होता है? कैब में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये कहीं पे भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, तो भैया यहां पे भी डेडलॉक हो सकता है। लेकिन दोस्तों मनी बिल के केस में डेडलॉक के चांसेस नहीं है। ठीक है, अच्छा अब डेडलॉक हो गया। डेडलॉक का मतलब क्या है? एक हाउस एग्री है और एक हाउस एग्री नहीं है। तो क्या ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है प्रेसिडेंट साहब की? तो क्या यहां पे इसको ब्रेक करने के लिए क्या यहां पे हम ज्वाइंट सिटिंग कर सकते हैं या नहीं? अब ज्वाइंट सिटिंग में क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ मिल जाती हैं और इसको कौन बुलाता है? इसको बुलाते हैं प्रेसिडेंट साहब। तो ध्यान रखना, ऑर्डिनरी बिल के केस में ज्वाइंट सेटिंग हो सकती है, कर लो। कैब में नहीं हो सकती, क्योंकि अभी तो मैंने आपको बताया कैब जो होता है वो लोकसभा में और राज्यसभा में सेपरेटली पास हो जाना चाहिए, ये सेपरेटली पास हो जाना चाहिए। तो भैया इसमें ज्वाइंट सेटिंग का कोई प्रावधान ही नहीं है। अच्छा, मनी बिल में भी नहीं हो सकती। ठीक है, अब लास्ट में देखो, कोई भी बिल
जब एक हाउस से पास होता है तो दूसरे में जाता है, और लास्ट में कहां जाता है, प्रेसिडेंट साहब के पास जाता है सिग्नेचर के, उसको बोलते हैं एसेंट। मैं यहां पे एसेंट की बात नहीं कर रहा, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कि अभी क्या है, प्रेसिडेंट साहब चाहे तो बिल को एक बार रिटर्न कर सकते हैं, उसके बाद वो बाउंड होते हैं आर्टिकल 74 के लिए। मतलब यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर जो भी बोलेंगे, मोदी साहब जो भी बोलेंगे, प्रेसिडेंट साहब को वो करना पड़ेगा। ये एक बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन मैं यहां पे बात करना चाहता हूं वीटो पावर के बारे में। किसके बारे में? वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो देखो, ऑर्डिनरी के केस में अप्लाई कर सकते हैं प्रेसिडेंट साहब, लेकिन ध्यान रखना, ऑर्डिनरी बिल है तो उसमें वीटो पावर अप्लाई कर सकते हैं प्रेसिडेंट साहब। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब कैब की बात आती है या मनी बिल की आती है, तो उस केस में प्रेसिडेंट साहब वीटो पावर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उस केस में प्रेसिडेंट साहब वीटो पावर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो भैया ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसमें जनरली डाउट रहता है। और मैं इसके अलावा ना, ये तो बहुत कम है, मतलब ये जो कंटेंट आपको मैं दे रहा हूं ये बहुत कम कंटेंट है। मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आएंगे यूपीएससी में, ये मेरा वादा है। और ये आपको मिलता नहीं है, आप कहीं पे भी चले जाओगे, ये चीजें आती हैं एक्सपीरियंस से, ऐसा नहीं है। मतलब किताबों में मिलेंगी, लेकिन आपको 3-4 किताबें पढ़नी पड़ेंगी। लक्ष्मीकांत में भी आपको ये चार्ट नहीं मिलेगा। तो ये मैंने एक्सपीरियंस से गेन किया, ठीक है, कहीं से कुछ मिला, कहीं से कुछ मिला, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब अगर आपको इसमें मास्टरी करनी है तो बहुत ही कम रेट में मैं आपको अपना पूरा कोर्स करा रहा हूं, उस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और पॉलिटी में मास्टर हो जाइए, ठीक है। ऐसे ही जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो उसमें भी मैं आपकी मास्टरी करा दूंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल बेसिक सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, और अगर आपका पॉलिटी हो गया तो 8 से 10 क्वेश्चन इससे आते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन उससे आते हैं, 20 क्वेश्चन बन जाएंगे। उसमें क्या है, अगर वो क्लियर हो गया तो आपको इकोलॉजी एनवायरनमेंट में भी हेल्प करेगा, तो 25 क्वेश्चन के तकरीबन आप इन सब में बना लोगे, इकोलॉजी एनवायरनमेंट में बना लोगे, ज्योग्राफी में बना लोगे, पॉलिटी में बना लोगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक ये जो मैंने आपको चार्ट बना के दिया है, इस चार्ट में किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट नहीं होगा।